अब हम लोग जो है देख रहे हैं फेजेस ऑफ लिपिड बायलेयर एंड कंपैरेटिव कंपोजिशन। इससे बहुत सवाल रहता है, भाई आप में कितने प्रकार के मेम्ब्रेन्स को कंपेयर कर सकते हैं, उसे कंपोजिशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट है वह है फेजेस ऑफ कलम क्यों हो गया स्लो। हाँ, फेजेस ऑफ लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर, अगर लिपिड बायलेयर के फेज को हम लोग देखें, ये 3 फेज इसमें हम लोग को मिलता है। पहला फेज होता है जेल फेज, दूसरा फेज होता है लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज, लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज, और तीसरा होता है लिक्विड ऑर्डर्ड फेज। ऑर्डर्ड फेज, देखिए पहला है जेल फेज, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो लिपिड बायलेयर है वो तो जेल है, कोलोइडल जेल, छाली है, छाली। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विड फेज में है, मतलब कि सोल फेज में है, और डिसऑर्डर्ड है, मतलब कोई उसका पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं। और तीसरा होता है कि नहीं, लिक्विड ही फेज में है लेकिन वो ऑर्डर्ड है, मतलब वो एक पर्टिकुलर नियम से चल रहा है। अगर हम सबसे पहले जेल फेज को देखते हैं, जेल फेज ये हमारा सबसे कॉमन डेफिनेशन। इसमें क्या कहते हैं कि बिलो बिलो द फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर कितना माना जाता है? 30 डिग्री, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेस देन, हाँ, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, जितनी भी प्रकार की गतियां हैं मेम्ब्रेन में, वो स्लो हो जाता है। इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्लो डाउन, जैसे स्लो डाउन होगा तो वो जेल फेज में आता है। आप देखें ना कि कोई चीज अगर एकदम लिक्विड है और कोई जेली है, तो लिक्विड पानी है उसको आप अच्छे से हाथ से घुमा सकते हैं, उसमें मूवमेंट क्या होगा, मोशन क्या होगा, बहुत आसानी से होगा। लेकिन वहीं जेल को अगर आपको घुमाने के लिए बोला जाए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो लिपिड बायलेयर होता है, लिपिड बायलेयर जो होता है वो पैरा क्रिस्टलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरा क्रिस्टलाइन स्टेट, पैरा क्रिस्टलाइन स्टेट से, ठीक है। अर्थात ये मतलब एक जेली फॉर्म में है, जैसे छाली होता है ठीक उसी प्रकार का ये एक फॉर्म है। जो सेकेंड है उसे हम लोग कह रहे हैं लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज। लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज कहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा कहानी बदलता है। अबव मतलब कि ज्यादा, अबव द फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है उससे ज्यादा मिले, ठीक है। The motion of phospholipid, the motion of the phospholipids in the membrane
membrane show constant motion. कांस्टेंट मोशन मतलब एक प्रकार का गति वो शो करेगा. सो फॉस्फोलिपिड नम टुकड़ुम टुकड़ुम एक प्रकार का गति शो करता है. और इसमें एक चीज और लिखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो रोटेशन होता है, रोटेशन इज प्रोमिनेंट, मतलब ये बहुत तेजी से रोटेट करते रहता है. ठीक है. तो चूंकि हम सब जानते हैं कि जो भी है मॉलिक्यूल, मैंने पहले कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये सब डिपेंड करता है उसके रोटेशन पर कि कितना वो रोटेशन शो करता है. तीसरा जो फेज है, फेज 3 सी, उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड ऑर्डर्ड फेज. लिक्विड ऑर्डर्ड फेज के बारे में जब हमें बात करनी होती है तो हमको कहते हैं एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर, न कम न ज्यादा, बीच का टेम्परेचर. एट इंटरमीडिएट टेम्परेचर लेस मोशन, मोशन इन लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर में कम मोशन होगा. ठीक है. एंड लैटरल डिफ्यूजन इज, लैटरल डिफ्यूजन आपको पढ़ा है सबको, लैटरल डिफ्यूजन इज नॉर्मल. अगर इस प्रकार का स्टेट रहता है तो हम लोग उसे कहते हैं लिक्विड ऑर्डर्ड फेज. आप तीनों फेज किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर. ठीक है. जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता चला जाएगा वैसे वैसे मेम्ब्रेन का जो फेज है वो भी बदलता चला जाएगा. और इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जब हम टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है मेम्ब्रेन में? क्या होता है मेम्ब्रेन में? सिस फैटी एसिड्स बढ़ता है, मतलब डबल बॉन्ड बढ़ता है. ठीक है ना. तो इसलिए वहां जो है मोशन घटेगा, क्योंकि आप सोचिए सीधा चलने वाला व्यक्ति और टेढ़ा चलने वाला व्यक्ति, कोई टेढ़ा चल रहा हो तो क्या आप वहां आराम से चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं. वहां आपको टकराहट बहुत ज्यादा होगा. इसलिए वहां का मोशन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाता है. अब हम एक टेम्परेचर के आधार पर एक कंपैरिजन करते हैं फैटी एसिड्स के कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर में हम बढ़ावा करते हैं तो फैटी एसिड कंपोजिशन इन द ई कोलाई मेम्ब्रेन, मतलब बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन, चेंजेज. अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो ई कोलाई मेम्ब्रेन में के जो मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें फैटी एसिड्स कंपोजिशन चेंज करते हैं. सवाल आया कैसे, बताइए. तो आइए एक हम टेबल बनाते हैं. एक तरफ हम फैटी एसिड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग 4 टेम्परेचर पर इसका समानुपातिक पॉइंट को देखेंगे. चलिए देखिए, ये हो गया अलग अलग कैटेगरी. 5 फैटी एसिड को हम लोग देखेंगे. तो 1, 2, 3, 4. अब इस टेबल में हम लोग अपना डेटा पुटअप करते हैं. सबसे पहला टेम्परेचर है
10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लैब के अंदर में ये स्टैब्लिश किया गया। और यहाँ है फैटी एसिड्स। देखते हैं, सबसे पहला फैटी एसिड जो है वह है मेरिस्टिक एसिड। इसको हम लोग बोल रहे हैं 14:0। 14:0 का मतलब हो गया कि 14 कार्बन है इसमें, और 0 रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात ये सैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है ना। ई कोलाई मेम्ब्रेन में जब इसको देखा गया, हम लोग परसेंटेज वाइज देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग परसेंटेज में देखा, तो यहाँ 4% आया, यहां भी 4% दिखा, यहां भी 4% दिखा, बट 40 डिग्री पर ये 8% आ गया। बढ़िया। दूसरा जो है उसका नाम है पैल्मिटिक एसिड, बड़ा पॉपुलर है पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड ये जो है ये 16:0 है, अर्थात ये भी 16 कार्बन का, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 10 डिग्री पर ये 18% था, 20 डिग्री पर ये बढ़ गया 7%, 25% हुआ, 30 डिग्री पर ये 4% बढ़ गया, 29 डिग्री हुआ, और 40% पे ये करीब लगभग 19% जो है वो बढ़ा, करीब 48% चला है। इसी क्रम में तीसरा फैटी एसिड आया, उसका नाम है पैल्मिटोलिक एसिड। पैल्मिटोलिक एसिड ये 16:1 है, अर्थात एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक डबल बॉन्ड है। लोगों ने देखा 10 डिग्री पर ये 26% है, 20 डिग्री पर ये 24% है, 30 डिग्री पर ये 23% है, और 40 डिग्री पर ये 9%। बढ़िया। अभी तो हम 1 बाय 1 लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमको एनालाइज भी करना है। फिर आया ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है ये भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 18:1। 10 डिग्री पर ये 38% था, 20 डिग्री पर ये 34% हो गया, 30 डिग्री पर ये 30% था, और 40 डिग्री पर ये 12%। बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है। वो स्टेप बाय स्टेप लेते जा रहे हैं डिस्कशंस को। लास्ट जो लिखा गया वो लिखा गया रेशियो ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, यहां पर 2.9 था, यहां पर 2 था, यहां पर 1.6 था, और यहां पर 0.38 था। चलिए, अब ये एक टेबल हमने तैयार कर दिया, ये रिसर्च का आउटकम है। अब इस टेबल को डिस्कशन मोड में हम लोग ले चलते हैं। हम सब जानते हैं कि जब लो टेम्परेचर रहेगा, एट लो टेम्परेचर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा रहता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा रहता है। अब हमारे पास 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्रुप, 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्रुप को अगर देखें हम, तो 10 डिग्री पर और 40 डिग्री पर अंतर दिखता है। मेरिस्टिक एसिड जो है 10 से 40 डिग्री में 2 गुना हो चुका है। पैल्मिटिक एसिड है, ये 10 डिग्री से लेते हुए 40 डिग्री होते होते लगभग 2.5 गुना हो गया, बढ़ा, मतलब ये सभी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो 10 डिग्री पर यह 26% था, तो हाई टेम्परेचर पर यह 9%।
लो टेम्परेचर पर अगर 38 डिग्री था तो हाई परसेंट पर 12% ही है, मतलब लगभग 3 गुना तक ये घट जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये स्टेटमेंट हमको समझाने के लिए पर्याप्त है कि भाई क्या स्टेटस है। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका परसेंटेज मेम्ब्रेन में घटेगा, और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन में इसके हालात भी अच्छे होंगे, बढ़ेंगे। इस कंटेक्स्ट में जब रेशियो वाइज लिया गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो क्या था यहां, अगर हम 2.9 कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, अगर 2.9 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो एक जो है वो सैचुरेटेड, दो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर 1.6 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो एक फैटी एसिड सैचुरेटेड है, 0.38 अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो एक, मतलब कि क्लियर कट कह रहा है कि यहां पर लगभग 3 गुना ज्यादा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 3 टाइम्स, जबकि 40 डिग्री पर लगभग ये 60% कम हो चुका है। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड की तुलना में सैचुरेटेड जो है वह 3 गुना हो चुका है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आपके और हमारे सोचने की क्षमता को विकसित करता है। अब अगला जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ, मतलब सेल का टाइप या फिर मतलब कहाँ कहाँ वो मिलता है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पर। आप देखें, इसका मैं एक टेबल बनाता हूं। बढ़िया, 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसा करके 6। चलिए, आ गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सभी परसेंटेज में होगा लीवर सेल, आरबीसी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इकोलाई, मतलब सबके मेम्ब्रेन। तो लीवर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन और इकोलाई का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल अगर देखें तो लीवर सेल में 17%, आरबीसी में 23%, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 6%, और यहां पर नील, कुछ नहीं, क्रॉस पे हमको नहीं लिखना है, हम इसको लिखेंगे नील, मतलब कोई परसेंट नहीं। अगला फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, ये 7% प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 18%, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 17%, यहां पर 70% इकोलाई में। तीसरा हो गया फॉस्फेटिडाइल सेरीन, निगेटिवली चार्ज है, यहां नेगेटिव लिख देते हैं हम। ये लीवर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4%, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 7%, ईआर में 5%, एस में कितना है, ट्रेस, ट्रेस मतलब हो गया बहुत कम, 0.0 ऐसे परसेंट। ओके, अब पीडी कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन,
लिवर सेल में 24%, आरबीसी में 17%, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 40%, यहां पर नील। अगला आ गया स्फिंगोलिपिड या माइलिन करें। अगर हम इसमें स्फिंगोमाइलिन लेते हैं, स्फिंगोमाइलिन लेंगे 19% आरबीसी में, 18% सॉरी 90% लिवर सेल में, 18% आरबीसी में, 5% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ई कोलाई में नील। इसके बाद जो है अगला वो आ गया ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बात करें तो लिवर सेल में 22%, आरबीसी में 13%, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 27%, जबकि ई कोलाई मेम्ब्रेन में 30%। यह एक तो मतलब कुछ हम दूसरा डेटा लिख दिए। हाँ नहीं, ये इस डेटा में थोड़ा बदलाव करना होगा, ठीक है ना। ये डेटा कुछ और डेटा लिखा गया। हाँ, ग्लाइकोलिपिड्स लिवर सेल में 7%, इसमें आरबीसी में 3%, ईआर मेम्ब्रेन में ट्रेस, जबकि यहां पर नील। अब ये एक कंपैरेटिव टेबल दिया गया है कि 4 अलग अलग मेम्ब्रेन है और बताइए किसमें क्या है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसमें है? आरबीसी में। अगर हम इथेनोलामाइन को ढूंढें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? बैक्टीरिया ई कोलाई के मेम्ब्रेन में। अगर हम सेरीन को सबसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश करें तो आरबीसी में। अगर हम कोलिन को सबसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश करें, यह 40% सहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्फिंगोलिपिड को करें लीवर सेल में, और ग्लाइकोलिपिड को करें ये भी लीवर सेल में। यह एक तुलनात्मक कंपैरिजन है, ठीक है, जो बताता है किसका कहां पर डोमिनेंस है। क्यों क्यों एक में ज्यादा दूसरे में कम है? तो हर एक सेल का अपना एक मेम्ब्रेन का अपना एक फंक्शनल प्रॉपर्टी होता है। आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिवर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन और ई कोलाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका अपना अपना काम। और इसीलिए चूंकि काम सबके अलग अलग हैं, इसीलिए सबके सिमिलर कंपोजिशंस नहीं होंगे, सबके अलग अलग नीड के आधार पर अलग अलग चीजें होंगी। यही चीज शो करता है इसके एसिमेट्री को, कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं।